Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप जानते हैं दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और युद्ध के मैदान अब ज़मीन पर नहीं तय होते बल्कि परमाणु मिसाइलों के लॉन्च पैड पर भी तय होते हैं। और आज हम जानते हैं और मानते भी हैं कि भारत विश्व की परमाणु दौड़ में एक बड़ी ताकत बन के उभरा है। वास्तव में शिप्री की एक नवीनतम रिपोर्ट 2025 आज रिलीज़ हुई है और इस रिपोर्ट में विश्व के अलग अलग देशों, वास्तव में टोटल 9 देश परमाणु संपन्न देश हैं, इन 9 देशों में क्या परमाणु हथियारों की स्थिति है इसको लेकर जानकारी दी गई है। इस पूरी रिपोर्ट से हम इस पर्सपेक्टिव को देखना चाहेंगे कि भारत के लिए संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं, क्या यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी है भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लेकर के। तो इस पूरे वीडियो में हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शिप्री क्या है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं, भारत की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में, भारत की परमाणु नीति और रणनीति अब तक क्या रही है, और पाकिस्तान और चीन भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं परमाणु वॉरहेड को लेकर। तो इसी पर इस वीडियो को करते हैं। सबसे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल नोट कर लीजिए, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस पर आप आकर के किसी भी तरीके का डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कर सकते हैं और इसके साथ साथ वीडियो के जो पीडीएफ्स हैं वो आप इस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शिप्री के बारे में जानते हैं। शिप्री क्या है? शिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। यह विश्व का सबसे विश्वसनीय शांति और सुरक्षा अनुसंधान संस्थान है जो कि ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार से हथियारों की डील चल रही है, कौन हथियारों का बड़ा आयातक है, कौन निर्यातक है, परमाणु हथियारों को लेकर के क्या स्थिति है, और हर साल ये ग्लोबल न्यूक्लियर आर्सेनल को लेकर के रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जिस रिपोर्ट पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह बहुत विश्वसनीय रिपोर्ट होती है। लगभग सभी देशों की सरकारें इसको स्वीकार करती हैं। जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। यूएन और नेटो की अगर हम बात करें तो वे भी इसकी रिपोर्ट के आधार पर अपनी भविष्य की रणनीतियां और दिशा निर्देश तय करते हैं। इसके साथ साथ ये सैटेलाइट इमेजनरी और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का भी प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इनकी रिपोर्ट की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है। अब अगले भाग में देखते हैं कि वास्तव में 2025 की इस रिपोर्ट में प्रमुख बातें क्या कही गई हैं। तो अगर हम प्रमुख बातों की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि भारत सहित अगर हम दुनिया के कुल 9 परमाणु देशों की, परमाणु शक्ति संपन्न देशों की बात करें तो वर्तमान में कुल 12,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जिनमें से 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं। ईरान 10वां देश बनने की प्रयास कर रहा था और इसी बीच इजराइल ने उस पर हमला कर दिया है। जो आप ईरान और इजराइल की इस समय की वॉर देख रहे हैं वो इन्हीं परमाणु हथियारों को लेकर के है। इसीलिए ये रिपोर्ट और भी ज़्यादा कंटेम्प्रेरी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम देखें तो अमेरिका और रूस के पास विश्व के 90% परमाणु हथियार हैं और अगर एग्जैक्ट डेटा वाइज देखें तो रूस के पास 5,459 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,177 परमाणु हथियार हैं। और इन दोनों के परमाणु हथियारों की संख्या जोड़ें तो दुनिया का 90% परमाणु हथियार केवल ये 2 देश ही कैरी करते हैं। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें और उसके पहले इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और जानिएगा। अपनी सालाना रिपोर्ट में ये मानता है कि जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जो परमाणु हथियारों से सुसज्जित देश हैं, उन्होंने अपने परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण को, ईच एंड एवरी नेशन ने इसके आधुनिकीकरण को 2024 में भी जारी रखा है। साथ ही साथ इन देशों ने मौजूदा परमाणु हथियारों को और बेहतर बनाया है और इसके कई नए वर्जन भी जोड़े हैं। दुनिया भर में ये जो 9 परमाणु संपन्न देश हैं, ये दुनिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुत ही बड़ा खतरा भी है, क्योंकि अगर आप भारत की स्थिति देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो एक बड़ा खतरा आ गया था कि क्या परमाणु युद्ध भी शुरू हो जाएगा। और अभी भी जो वर्तमान में इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है वहाँ पर भी परमाणु युद्ध के संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े जनवरी 2025 तक के हैं।
इसका लास्ट अपडेशन जनवरी 2025 में किया गया था। अब भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियार हैं, जबकि आपके पड़ोसी पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार हैं। इन सब परमाणु हथियारों की स्थिति को देखने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि भारत की अब तक की परमाणु नीति क्या रही है और अपनी रणनीतियों में हमने किस प्रकार से अपग्रेडेशन किया है, हमने अपनी रणनीतियां वर्तमान समय में किस प्रकार से अडॉप्ट की हैं। तो देखिए, भारत की अगर हम नीति की बात करें तो सबसे प्राइम फोकस हमारा रहा है कि हमने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, ये पॉलिसी हमने पोखरण फर्स्ट के बाद ही अनाउंस कर दी थी और हमने कहा था हम पहले देश नहीं होंगे जो परमाणु हथियारों का प्रयोग करें। जब कोई उपयोग करेगा तभी हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। हालांकि हाल के वर्षों में परमाणु हथियारों को लेकर हमारा थोड़ा सा पॉलिसी शिफ्ट हुआ है। हमने इसको एक तरीके से क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी तक लाया है। अब हम लोग वास्तव में नो फर्स्ट यूज़ के साथ साथ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अपग्रेड है हमारे लिए। इसके साथ अगर हम रणनीतियों की बात करें तो भारत परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण को लेकर बहुत ही सेंसिटिव रहा है और इसने एक तरीके से नया न्यूक्लियर ट्रायड डेवलप किया है, चाहे वायु से हो या जल से हो या थल से हो। इन तीनों एरिया से भारत अब परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और परमाणु हथियारों के माध्यम से हमला करने में सक्षम है। जैसे कि अगर हम जैसे हम थल की बात करें तो जो अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स हैं वे थल सीमा से हमारे परमाणु हथियारों से को लेकर हमला कर सकती है। अगर हम जल की बात करें तो INS अरिहंत की सीरीज़ की जो व्हीकल्स हैं, जो पनडुब्बियाँ हैं, वे भी परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। और इसके साथ साथ वायु के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो राफेल है आपके पास, मिराज 2000 है, ये सभी परमाणु शस्त्र ले जाने में कैपेबल इकाइयां हैं, कैपेबल यूनिट्स हैं। इसके बाद अगर हम तकनीकी के मामलों में बात करें तो भारत ने तकनीकी के मामले में बहुत ही एडवांसमेंट किया है। भारत MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। MIRV टेक्नोलॉजी को ज़रा समझिएगा, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV। ये क्या होता है कि आप एक ही जगह से कई अलग अलग दिशाओं में वार कर सकते हैं। तो आप एक बार कल्पना करिए कि भारत अब एक बटन दबाकर 5 शहरों पर अलग अलग दिशाओं में हमला कर सकता है और यही है MIRV की ताकत। इसके साथ साथ हम अलग अलग तरीके से क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम, मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को डेवलप कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारत की एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है जो अन्य देशों में कम पाई जा रही है, वो है हमारा स्ट्रेटेजिक कमांड स्ट्रक्चर। हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सिविलियन कंट्रोल में है, मिलिट्री कंट्रोल में नहीं है, और तीनों सेनाओं का समन्वय स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुरक्षित और लोकतांत्रिक हाथों में हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो हमारी एक विशिष्ट न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार को भी दिखाता है। अगर हम इसके बाद बात करें कि पाकिस्तान और चीन भारत के लिए किस प्रकार चुनौती बन रहे हैं, तो अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, उसके बाद चाइना की बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने कभी भी ये घोषित नहीं किया है कि वो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपनाएगा। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ पॉलिसी अपना सकता है, इस बारे में इसने कभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। दूसरी खास बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया सेंटर न्यूक्लियर पावर ही बनना चाहता था, तो उसका जो जोर है वो भारत को ही टारगेट करने को है। तो इसलिए हमारे सामने एक बड़ी समस्या तो पाकिस्तान है ही है। दूसरे साथ साथ वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर जोर देता रहा है हमेशा से। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पर हमेशा से वो जोर देता रहा है और भारत के कन्वेंशनल फोर्सेस को काउंटर करने की रणनीति पर इसने हमेशा ध्यान दिया है। तो इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास हथियार तो हैं, लेकिन भारत के सामने उसकी रणनीति कमज़ोर है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के बाद चाइना की बात करें, जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से और बहुत शक्तिशाली पड़ोसी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना के पास 2 फ्रंट वॉर की कैपेबिलिटी है। 2 फ्रंट वॉर की कैपेबिलिटी है
मतलब ये दो तरफ से एक साथ लड़ाई कर सकता है, दो सीमाओं से एक साथ लड़ाई कर सकता है। ये इसने डेवलप कर रखी है। इसके साथ साथ ये ताइवान के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट में ही है, लेकिन इनकी पूरी रणनीति क्या रही है हमेशा से, अगर आप युद्ध स्तर पर या आर्थिक स्तर पर देखेंगे तो ये अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पैरिटी अपनाने के लिए, स्ट्रेटेजिक समानता प्राप्त करने के लिए इसका टारगेट रहा है। तो इस तरीके से भारत के लिए ये भारत में कंटेन करने की रणनीति पर चलते हैं। अगर हम इन ऑल चाइना की बात करें तो चाइना केवल क्वालिटी में ही, सिर्फ मात्रा में ही नहीं, क्वालिटी में भी परमाणु महाशक्ति बना है। इसके पास जिस प्रकार के अत्याधुनिक तकनीकियां, AI बेस्ड मॉडल्स हैं, उससे भारत के लिए बड़ी खतरे उठते हैं। तो भारत के लिए वास्तव में क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं, अगर हम इन दोनों को साथ में देखने के बाद एनालाइज करें तो भारत के लिए चुनौतियां ये हैं कि भारत में LAC पर तनाव है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर बैकड्रॉप भी है। भारत के साथ साथ दोनों भारत के पड़ोसी, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो, न्यूक्लियर पावर्ड हैं। और अगर टू फ्रंट वॉर शुरू हो जाती है, यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से अटैक शुरू हो जाता है, तो हमारे लिए एक बड़ी समस्या होगी। जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो यहाँ तक भी सुनने में आया कि 3 फ्रंट वॉर भी भारत के लिए खुल सकता है, यानी बांग्लादेश भी भारत पर अटैक कर सकता है या बांग्लादेश की तरफ से भी अटैक हो सकता है। तो भारत को कंटेन करने के लिए भारत के लिए एक नाजुक स्थिति है, जिसको आप कह सकते हैं। तिब्बत और लद्दाख में भारत वैसे ही स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी से जूझ रहा है, और इंडियन ओशन में भी चाइनीज़ प्रेजेंस हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो भारत केवल परमाणु के मामले में ही नहीं, सुरक्षा तंत्र के मामले में चारों ओर से भी घिर सकता है, और इसी के मद्देनज़र भारत को बहुत ही सोच समझ करके अपनी भविष्य की नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी। इन ऑल अगर हम संक्षेप में कहें तो भारत अब सिर्फ एक परमाणु शक्ति नहीं है, लेकिन भारत एक जिम्मेदार शक्ति भी है। लेकिन ताकत को हम तभी सार्थक बना रख सकते हैं, इस ताकत को तभी तक सार्थक बना के रख सकते हैं जब तक इसका हम प्रयोग ना करें। परमाणु शक्ति को सार्थक तभी यूज़ कर सकते हैं जब तक आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए भारत को ज़्यादा पारदर्शिता के साथ वैश्विक मंचों के साथ और भागीदारी करनी चाहिए। तकनीकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए, और जो अत्याधुनिक तकनीकियां हैं उन्हें अडॉप्ट किए जाना चाहिए। तो इस प्रकार इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत की स्थिति, भारत की चुनौतियां, भारत के बारे में जो समस्याएं हैं उन पर हमने बात करी। अगर आपको लगता है कि भारत को परमाणु नीति में और सशक्त होने की आवश्यकता है तो कृपया बताइएगा, और इसके साथ साथ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि क्या भारत को नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी कंटिन्यू करनी चाहिए या कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.